अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त तमाम तर जो नज़रें हैं वो मरकूज़ हैं 24 नवंबर पर, यानी ये वो तारीख जिस पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक की फ़ाइनल अनाउंसमेंट की और कहा कि ये एक हतमी तहरीक साबित होगी। इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो इस वक्त मार्केट में सरगर्म हैं। एक तरफ बताया जाता है कि शायद पार्टी ये समझती है कि इस वक्त ये टू सून है कि यह हतमी फ़ैसला किया जाए। दूसरी जानिब कई सियासतदान ये कहते हैं, जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ से नहीं है, कि पार्टी इस वक्त या कारकुनान जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में मैसेज के लिए, यानी जो पैगाम रसानी है वो इस मरतबा इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के ज़रिए कराई और बताया जाता है कि पार्टी रहनुमाओं को पेशावर में इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि कारकुनान जो हैं वो पुरअमन रहे, वो हमेशा से तहरीक इंसाफ के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब वतन वापसी के मौके पर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि एहतजाज नाकाम होगा और उनका जो पूरा बयान था उससे ये लगता है कि जैसे इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी किसी भी किस्म के धरनों की या फिर एहतजाज की। गुज़िश्ता रात से ये भी खबरें हैं कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं उनके घरों पर क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या वाकई तहरीक इंसाफ ये जो एहतजाजी कॉल है 24 नवंबर की बानी तहरीक इंसाफ ने जो खुद दी है अपनी बहन और अपनी अहलिया के ज़रिए, ये एक हतमी मार्का है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फवाद साहब। सबसे पहले तो जिस अंदाज से हमने देखा कि एक्स प्लेटफॉर्म पर इमरान खान साहब का मैसेज आया है इस तहरीक के हवाले से, इस एहतजाज के हवाले से, आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा तहरीक इंसाफ है, जो मौजूदा क़यादत है, वो उस अंदाज से इसको एग्जीक्यूट कर पाएगी? देखिए, एग्जीक्यूट तो कर ही पाएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जितना भी मामला है वो ये है कि जो वर्कर है वो तो इमरान खान के साथ है और जो सारी तहरीक है वो तो इमरान खान से जुड़ी हुई है, और अगर इमरान खान की डायरेक्ट कॉल है तो वर्कर्स तो आ जाएंगे और जो है वो एक कामयाब भी होगा। लेकिन मेरी नज़र में जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो समहाउ जो है वो थोड़ा सा उसमें लैक ज़रूर है, क्योंकि मेरे ख्याल में अगर एक अलायंस होता और वो ये कॉल देता तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली और होता। बट अभी भी देखिए ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ है और सबसे ज़्यादा लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब वो कॉल देंगे, बाकी रही सही कसर, हुकूमत खुद भी बड़ी अक्लमंद है, पूरी कर देगी। कंटेनर लगा के, अरेस्ट करके, और जो एक माहौल चाहिए वो हुकूमत खुद ही बना देगी। उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत तो है नहीं। सही, लेकिन फवाद चौधरी साहब देखिए, जो इस वक्त प्लान जो इस वक्त बताया जा रहा है, गो कि अभी हतमी ऐलान प्लान के बारे में नहीं बताया गया, और गुज़िश्ता रोज़ तक शेर अफजल मरवत साहब भी ये कहते रहे कि पेशावर की मीटिंग में भी उनको नहीं बुलाया गया है, लेकिन वो ये समझते हैं कि डी चौक ही फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए, किसी किस्म की मोटरवे या फिर मवेशी मंडी नहीं होनी चाहिए। और यही अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं कि इस मरतबा डी चौक ही फाइनल डेस्टिनेशन होगी। लेकिन जो आपने खुद कहा कि हुकूमत जो करती है तो उसके बाद तो तहरीक बड़ी मुश्किल लगती है, या किसी किस्म का एहतजाज भी मुश्किल लगता है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए ना, मुल्क में तहरीक तो 2 साल से जारी है और आप देखिए कि हुकूमत जो है, अगर हुकूमत में मैं एडवाइस कर रहा हूँ हुकूमत को, असल में तो हुकूमत को देखिए ना टेम्परेचर नीचे लाने हैं। अगर आपने मुल्क में एक सियासत जो है उसको आगे लेके जाना है और एक इस्तेकाम आपको नजर आना चाहिए, तो फिर तो आपको टेम्परेचर नीचे लेके आने हैं। लेकिन हुकूमत के इन इक़दामात से सियासी टेम्परेचर तो 2 साल से ऊपर है। इमरान खान को आपने जेल में रख के क्या आपने गेन क्या किया है? और आप ये बताइए कि क्या इमरान खान की पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा है या फायदा पहुंचा है? फैक्ट इज कि उसको फायदा पहुंचा है। और पीटीआई आज जो उसका कद है, जो खान साहब का कद है, वो शायद 2020-21 में उस तरह से नहीं था, और आज तो पीटीआई बहुत बड़ी हो गई है। तो इस जो भी हुकूमत की स्ट्रैटेजी है उससे हुकूमत को तो कोई फायदा नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ ये है कि जो अगर आप ये समझें कि पीटीआई हुकूमत हटा नहीं सकी और ये नाकामी है, उसकी वजूहत ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि 9 फरवरी को अगर तहरीक चलाई जाती
تو اس کا امپیکٹ اور ہونا تھا، کیونکہ لوگوں کی پاپولیرٹی کے ساتھ آرگنائزیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، اور جب ایم ایل ایز اور ایم پی ایز جب ان کے انتخابی نتائج بدلے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے لیے نکلنا تھا، اور اس کا رنگ اور ہوتا، اور آج بھی الائنس جو ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے. لیکن نن دا لیس میرے خیال میں جو موجودہ جو بھی صورتحال ہے اس کا عمران خان کو تحریک انصاف کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. اچھا، تو فواد یہ بتائیے کہ یہ ایک بڑی تبدیلی لگی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی سیاسی پیغام رسانی اپنی اہلیہ اپنی بہنوں کے ذریعے نہیں کی، بلکہ پارٹی کی قیادت سے ہی وہ کرواتے ہیں. لیکن اس مرتبہ اس تحریک کی جو فائنل تاریخ ہے وہ احتجاج کی، وہ ان کی بہن کے تھرو ہوئی. اس کے بعد گزشتہ روز جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ بشرا بی بی نے پارٹی جو بھی میسج ہے یا پیغام رسانی ہے وہ پارٹی ورکرز میں کی. اس کی کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کسی قسم کا عدم اعتماد ہے پارٹی پہ، یا اس طرح سے بیان نہیں وہ آگے پہنچتا جس طرح سے شاید عمران خان صاحب چاہتے ہیں، کیونکہ اس پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں، بات تو میرے خیر کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے کہ عمران خان کے بعد جو سارا کیڈر ہے پی ٹی آئی کا وہ تو جیلوں میں ہے یا اس کو زبردستی پارٹی چھڑوا دی گئی ہے. سو جو ابھی کے لوگ ہیں وہ اس طرح کی ان کی اپیل تو نہیں ہے نا کہ جو ایک عمران خان کی فیملی کی ہو سکتی ہے. تو بالکل یہ جو ہوا ہے کہ ان کی اہلیہ نے جو کال دی ہے یا بہن نے کال دی ہے، لوگ اس کے ساتھ جڑتے ہیں. اور یہ پاکستان کی ہندوستان کی ہسٹری رہی ہے. جو جواہر لال نہرو جب اریسٹ ہوئے تھے تو ان کی بہن، ان کی بیوی، ان کی والدہ نے یہ مہم چلائی تھی ان کی رہائی کے لیے. جب ذوالفقار علی بھٹو ہوئے گرفتار تو نصرت بھٹو نے چلائی تھی، اینڈ کلثوم نواز نے مریم نواز کے لیے چلائی، اینڈ ٹو بی فیئر ود بینظیر بھٹو اور پھر مریم نواز نے نواز شریف کے لیے موومنٹ چلائی. تو یہ تو ایک ہسٹری ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ یہ تحریک چلا رہی ہیں اپنے بھائی کی رہائی کے لیے، اپنے خاوند کی رہائی کے لیے، اور اس میں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے. صحیح، بالکل درست فرمایا آپ نے یہ تاریخ کا حوالہ دے کر. فواد، آپ کو یہ یقین ہے یہ جو ذرائع کے حوالے سے جو خبریں آئیں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے جو پیغام پہنچایا کہ اگر اتنے ہزار لوگ نہیں لے کر آئیں گے یا اگر گرفتار ہو جائیں گے تو پارٹی سے خارج سمجھا جائے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس حد تک کا کوئی پیغام عمران خان دے سکتے ہیں پارٹی کو؟ یہ تو سچ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی بات ہوگی. انہوں نے کہا ہوگا کہ اتنے لوگ جو ہیں ٹارگٹ تو مقرر کیے جاتے ہیں نا، تو ٹارگٹ انہوں نے جو ہے وہ مقرر کیا ہے. باقی ظاہر ہے کوشش لوگ کریں گے. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ تو آپ دیکھیے نا، ایک اس وقت آپ ایک نارمل پالیٹکس کا تو سامنا ہے نہیں. اگر تو ایک نارمل پالیٹکس ہو تو اتنے لوگ لانا، تو لاکھوں لوگ لانا بھی کوئی پی ٹی آئی کے لیے اس وقت پرابلم نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو لاٹھی اور گولی سے مقابلہ ہے نا، اور آگے سے جو سختیاں ہو رہی ہیں، جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان کی سیاست کو ملٹرائز کر دیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ گولی اور بندوق جو ہے وہ ہم نے شامل کر دی ہے، لاٹھی شامل کر دی ہے. اس طرح سے تو پاکستان کا جو عدم استحکام ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور اس کی وجہ سے میں نے کل بھی یہ بات کسی جگہ پہ کی تھی کہ دیکھیں انفارچونیٹلی جب آپ غیر مسلح لوگوں کو، پرامن لوگوں کو سیاست سے باہر کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جگہ جو ہے اپوزیشن تو رہنی ہے. یہ تو کبھی نہیں ہوتا کہ اپوزیشن نہ ہو. اگر آپ غیر مسلح لوگوں کو باہر کر دیں گے تو پھر آپ کو مسلح لوگوں کی اپوزیشن کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں ہو رہا ہے، کے پی کے علاقوں میں ہو رہا ہے. اور یہ کبھی بھی سوٹیبل نہیں ہوتا ملکوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، کہ وہ تشدد سے، لاٹھی گولی سے، جیلوں سے ایک جو پرامن پروسیس ہے اس کو وہ ملٹرائز کریں. اچھا، تو فواد صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ جو بات برطانوی جریدے کی جانب سے کہی گئی، جو رپورٹ شائع ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کئی ماہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل کسی قسم سے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب سے ڈیل کی، مذاکرات کی، آپ جو بھی کہہ لیجئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بس اب یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی انہی کے ساتھ جو ہے وہ مطمئن بھی ہیں، انہی کے ساتھ آگے چلنا ہے؟ یہ تو اگر بات صحیح ہے، اگر گارڈین نے جو لکھا ہے تو یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی، اس کا مطلب ہے کہ 60-70% آبادی جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے،
پاکستان کی کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک؟ کیا پاکستان کے عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اور وہ بات عمران خان سے بات سے انکار کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ تو میرے خیال میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے اگر یہ صحیح ہے تو. اور اگر عمران خان یہ کوشش کر رہے تھے کہ بات چیت ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انکار ہوا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، تو میرے خیال میں تو یہ پاکستان کے چولے ہلا دینے کے مترادف ہے. ہرگز اس پہ نہیں جانا چاہیے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ماضی کی جماعت ہے. پاکستان کے حال اور مستقبل کی جو ضمانت ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. اور اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لیے تھوڑا سا بھی دل میں درد رکھتی ہے تو انہیں عمران خان سے اور تحریک انصاف سے بات چیت کرنی ہوگی اور انہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. تحریک انصاف کو آپ 2 سال میں ختم نہیں کر سکے. عمران خان کو 2 سال میں کوئی پولیٹیکل آلٹرنیٹ آپ نہیں بنا سکے. تو واحد حل یہی ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ بات کریں. ہمارے پروگرام میں گزشتہ روز بیرسٹر عقیل ملک تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تحریک سے پیچھے نہیں ہٹے کیونکہ ہم ان سے بات کریں گے، مذاکرات کی پوری کوشش کریں گے، تحریک انصاف کو انگیج کریں گے کہ وہ 24 نومبر کا اپنا جو جلسہ ہے، جو احتجاج ہے، اسے مؤخر کرے. جو ان کے مسائل ہیں اس پر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اور اگر وہی ہوا جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے تو اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ سٹرن ایکشن لیا جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ عقیل جو ہے وہ بالکل بیرسٹر عقیل جو ہے وہ بڑے بھائیوں کی طرح ہے اور بڑا مجھے ان سے پیار ہے. لیکن دیکھیں نا، عقیل کی سطح کے اوپر تو نہیں بات چیت ہونی. یہ تو شہباز شریف صاحب کا کام ہے کہ وہ ڈیالہ جیل جائیں اور عمران خان سے بات کریں، یا نواز شریف صاحب واپس آئیں اور آصف زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف یہ بات چیت کی بات کر سکتے ہیں اور اس کے لیے انہیں ماحول پیدا کرنا چاہیے. عمران خان کو آپ نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے. ایز اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے ان کے ساتھ. آپ نے ان کو ایک کلاس میں تو شفٹ کریں. آپ ان کے لیے جو بہت اچھا کیا، آپ نے بشرا بی بی کو رہا کیا ہے. جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں پولیٹیکل قیدی ہیں، ان کو رہا کریں. اجاز چودھری صاحب کی پروڈکشن آرڈر ہونا چاہیے تاکہ ایک ماحول بنے بات چیت کا. اور اس کے بعد آپ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان آپس میں بیٹھیں اور اگلا مرحلہ طے کریں. اس میں تو کوئی ایشو نہیں. آپ نے جن کا ذکر کیا، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گئیں، اجاز چودھری صاحب ہو گئے، میاں محمود الرشید صاحب ہو گئے، یہ سب تحریک انصاف کی وہ قیادت جو کہ بہت آگے آگے رہتی تھی. لیکن ان کے بارے میں معذرت کے ساتھ موجودہ تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کوئی خاص ایسا ذکر نہیں کرتی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے فواد؟ ایک تو آج تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ ہی دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ بات کریں، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو جیل کی قیادت ہے اس کے ساتھ ان کو کرنا چاہیے. اور آپ کو، میں تو ہر پروگرام میں ہی یہ بات کرتا ہوں کہ بہت اہم ہے کہ جو جیل کی قیادت ہے اس کو شامل کیا جائے ڈیسیجن میکنگ میں. بہت مجھے دکھ ہوا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی تھی، تحریک انصاف کو مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ اجاز چودھری صاحب کو مشورے کے لیے سینٹ میں لایا جائے تاکہ ہم ان سے بات کر سکیں. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے، ظاہر ہے کہ یہ تحریک انصاف میں چند مہینوں میں آئی ہے. ان کے واقفیت نہیں ہے لوگوں کے ساتھ. یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ کا کیا کردار رہا ہے یا ان کا کیا قد ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور زیادہ تر نان پولیٹیکل ہی لوگ ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی ایک ایشو جو ہے وہ ہے. لیکن بہرحال آج جب شاہ صاحب نے کہا ہے، میرے خیال میں اب ان کو توجہ کرنی چاہیے اور اس لیڈرشپ کو ڈیفینیٹلی کوٹ لکھپت میں جا کے ان لوگوں کو شامل کرنا چاہیے اپنی اسٹریٹجی میں. آپ توجہ کی بات کر رہے ہیں، وہاں تو انہی کے صاحبزادے زین قریشی پر سوالیہ نشان ہیں. اور کئی تحریک انصاف کے رہنما تو یہ کہتے ہیں کہ سسپیشن ہیں، تبھی شو کاز نوٹس دیا گیا تھا. وہ کیوں غائب ہو گئے تھے، وہ کس لیے فون ریسیو نہیں کر رہے تھے. تو ان پر تو آپ دیکھیں ابھی تک وہ شکوک و شبہات موجود ہیں. یہ ایسی ہی باتیں ہیں. میرا خیال، دیکھیے جو بھی لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کا نام دے رہے ہیں، ان کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اتنے مشکل حالات میں یہ لوگ جو خصوصاً پاکستان میں ہیں، جو لوگ لندن امریکہ میں بیٹھ کے یا ایک روپوش ناموں کے اوپر جو ہے کوئی ٹویٹ کر لے یا بات کر لے، لیکن 12 وہ تو بفر میں ہیں. لیکن جو لوگ اس وقت یہاں پہ ہیں اور یہ پالیٹکس کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو،
میرے خیال میں تو اس کی تو عزت ہی کرنی چاہیے. اتنے مشکل حالات ہیں، جن کے لیے مشکل حالات تھے پہلے ان کے لیے مشکل حالات ہیں، جن کے لیے آسان تھے پہلے ان کے لیے آسان. صحیح، بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس وقت پنجاب میں عام عوام کے لیے انتہائی مشکل ہو گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس خصوصاً لاہور کا تو بہت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہر ہیں وہاں بھی اسموگ کا راج ہے. کیا تدارک کے لیے اس وقت جو کوئک سٹیپس لیے گئے ہیں وہ کافی ہیں؟ وہ لانگ ٹرم پالیسیز جس کی اشد ضرورت ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی ہوگی، اس ضمن میں کیا حکومت کام کر رہی ہے؟ رائٹ آفٹر دس. ویلکم بیک. پنجاب حکومت نے اسموگ کے تدارک کے لیے کئی اقدامات لیے ہیں، لاک ڈاؤنز ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات کار جو ہیں وہ تبدیل کر دیے ہیں. کالجز، یونیورسٹیز، اسکولز، ان کو چھٹیاں دی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دفاتر ہیں 50% ان کو کہا گیا ہے کہ وہ آن لائن کام کریں. بازاروں کے اوقات کار جو ہیں وہ بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں. آؤٹ ڈور ایونٹس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 24 نومبر تک کم از کم اس کا اطلاق رہے گا. لیکن ان اقدامات کے باوجود کئی لوگ تو خیر اس کے اوپر کافی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان اقدامات سے کیا ہوگا. ٹھیک اسی طرح جیسے مجھے یاد ہے کہ کووڈ میں کیا جاتا تھا کہ کیا 4 بجے تک جس تک ڈائننگ ان کی اجازت دی گئی ہے جب تک اسموگ نہیں ہوتی. بہرحال لیکن اسموگ ایک حقیقت ہے اور پنجاب میں لاہور سب سے زیادہ دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے. اب اس کی روک تھام کے لیے کیا لانگ ٹرم پالیسیز پر کام ہو رہا ہے یا نہیں، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں آمنہ حسن شیخ صاحبہ، ممبر پنجاب اسمبلی، مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. ہم نے انوائٹ کیا ہے علی توقیر شیخ صاحب کو، ماہر ماحولیات ہیں، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے حسن مرتضیٰ صاحب. میں گفتگو کا آغاز علی توقیر شیخ آپ سے کرنا چاہوں گی. یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ بہت ساری وجوہات ضرور ہوتی ہیں اس ایئر پولوشن کی، ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہونے کی، لیکن یہ جو پرٹیکولرلی اسموگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لاہور میں ہے اور لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، تو ایسی کیا چیز ہو رہی ہے لاہور میں کہ جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ایفیکٹ لاہور ہو رہا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹیشن. جو ڈفرینٹ سورسز ہیں دو سب سے زیادہ اہم ہیں جو سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں. ایک پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے اور دوسرا انڈسٹریل زونز کا نہ ہونا ہے، انڈسٹریل پروڈکشن کا ادھر ادھر سکیٹر ہونا ہے. باقی سارے کنٹریبیوٹنگ ایجنٹس ہیں، وہ خواہ اینٹوں کے بھٹے ہوں، خواہ وہ باربیکیو کی دکانیں ہوں یا کچھ اور ہو، ان کو ذرا یا انڈیا سے آنے والا ہو وہ ایک طرف رکھیے، وہ سارے مل ملا کے بھی 20% نہیں بنیں گے. پبلک ٹرانسپورٹیشن ہماری جو ہے اس کے 3 مسائل ہیں بہت زیادہ. ہماری جو وائیکلز ہیں ان کی فٹنس کوئی نہیں ہے، ان کو یورو 5 پہ ہم نے ٹرانسفارم نہیں کیا، حالانکہ پنجاب کا جو ایکشن پلان ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم کریں گے، جو نیشنل کلین ایئر پالیسی ہے وہ بھی کہتی ہے ہم کریں گے. ہماری جو ریفائنری ہیں ابھی تک 1994-95 کے یورو 2 سٹینڈرڈز پہ اوپر پروڈیوس کر رہی ہیں، اور یہ سبجیکٹ پروونشل ہونا چاہیے، نیشنل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا جو ہم فیول کوالٹی امپورٹ کرتے ہیں وہ پور ہے اور وہ فیڈرل ڈومین ہے، پروونشل گورنمنٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتی. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے، سب سے بڑا آئل کنزیومر ہے، اس کی سے ہونی چاہیے کہ کیا کوالٹی کا فیول جو ہے امپورٹ کرنا ہے. چونکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رولنگ پارٹی کی بڑی آنریبل ریپرزینٹیٹیو، تو 2 پوائنٹس کا تو پرٹیکولر میں نے ذکر کیا کہ ان سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ حکومت پنجاب اس کے اوپر کیا پوزیشن لے رہی ہے. تیسری جو چیز ہے، ہمارے ہاں جو انویسٹمنٹ ہوئی تھی 1960s میں ہوئی تھی، ہم نے کچھ جاپنیز اور اس قسم کی کمپنیز کو مونوپلیز دی تھیں کہ 1.5-2 لاکھ روپے کی وہ موٹر سائیکل بیچتے ہیں اور اس نے ٹیکنالوجی میں کوئی انوویشن نہیں کی. ویئر ایز ای وی ٹیکنالوجی جو ہے وہ کلین ہے، 2 ویلرز 3 ویلرز بڑا کوئکلی اس کے اوپر موو کر سکتے ہیں. شاہ زور اور سوزوکی پک اپ اور یہ بھی موو کر سکتے ہیں. چائنا کی 3 کمپنیز ہیں، ساری دنیا میں وہ 2 ویلرز اور 3 ویلرز ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان ان کی پوری پروڈکشن لائن خرید سکتا ہے، پنجاب ان کی پروڈکشن لائن خرید سکتا ہے، ان کے ساتھ جیویز کر سکتا ہے، تاکہ اگلے 2-4-5 سال میں ہمارے پاس جو ہے موسٹ کنجسٹڈ ایریا میں جہاں پہ پور لوگوں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، ہماری جو ٹرانسپورٹیشن کا موڈ ہے، موٹر سائیکل اور رکشہ، وہ کلین فیول استعمال کریں.
एक पॉइंट मुझे और कहने की इजाज़त दीजिए, मैं लंबा जवाब नहीं देना चाहता। मेरे ख्याल में हमें पैसों की कमी नहीं है। ठीक। जो हम फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटीज़ और सरचार्ज लगता है उसका अगर 10-15% टॉप का जो है अगर वो उठा लें और उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे इन्वेस्ट करें, जिसकी इंतहाई ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, तो फिर हमें मालूम होगा कि जो सरचार्ज हम लेते हैं तो 15-20% के साथ हम तकरीबन $2 बिलियन तक जनरेट कर सकते हैं एनुअली। अगर वो हम एनुअली इसके ऊपर लगाना शुरू करें तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारी इन्वेस्टमेंट जाती है और ये एक बहुत बड़ा सोर्स जो है वो हम एलिमिनेट करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, तो शेख साहब इसमें एग्रीकल्चर का कितना अमल दखल है? शुरू में मुझे याद है आज से कई साल पहले ये कहा जाता था कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट जलाया जाता है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है फॉर स्मॉग। जी, इट्स अ माइनर कंट्रीब्यूटर, इट्स ब्लेमिंग द पुअर। ये ऐसे है जैसे आप जो है तिक्के की दुकान को बंद कर दें, तिक्के की दुकान का उतना धुआं नहीं होगा जितना लाहौर के स्मोकर्स जनरेट करते होंगे। तो ये ट्रिवियल बातें हैं, ये 2-3% से ज़्यादा नहीं हो सकता और उसके लिए भी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए भी हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर वो एक मच स्मॉलर इशू है। तो मेरा ख्याल है गरीब गुरबा को ब्लेम करने के बजाय लेट्स सी वेयर द मेन प्रॉब्लम इज, एंड द मेन प्रॉब्लम इज द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ व्हीकल्स एंड द फेलियर टू प्रोवाइड देयर फिटनेस। ऑल राइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर तो हम देखते हैं मतलब बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मोटरवेज पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हमें हसन मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आपका भी बेहद शुक्रिया। पहले मैं आमना साहिबा की तरफ आऊँगी। आमिना साहिबा, अब जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है स्मॉग का वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, फिटनेस ऑफ व्हीकल्स, क्वालिटी ऑफ फ्यूल। तो इस पर पंजाब गवर्नमेंट ने क्या पोजीशन ली है जैसे कि क्योंकि ये फेडरल डोमेन है इंपोर्ट ऑफ फ्यूल का, लेकिन जैसे शेख साहब कह रहे हैं कि इंतहाई पुअर क्वालिटी का फ्यूल पूरे पाकिस्तान के लिए इंपोर्ट होता है और पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर है वहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं कहूँगी एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि पंजाब हुकूमत ने इस वक्त जो इक़दामात लिए हैं वो ना कि सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में पिछले कई सालों में नहीं लिए गए, और अगर आज से पहले भी स्मॉग के इशू को इतना सीरियसली लिया जाता तो शायद हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो इन्होंने बात की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, उसके ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये देखना और समझना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज नहीं शुरू हुई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर रिक्शे हैं, टैक्सीज हैं, उबर है, करीम है, इवन मेट्रोज हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अलावा जो आम आवाम है उनके पास कोई जरिया नहीं है कम्यूट का। सो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ग्रीन मास ट्रांजिट लाइन का जो इनिशिएटिव है उसको उन्होंने शुरू करने जा रही हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में आवाम में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स जो हैं वो बांटी गई चीफ मिनिस्टर की तरफ से। सो हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ये मसला स्मॉग का जो है ऐसा नहीं है कि ये एक रात में हल हो जाएगा या एक रात में हल हो जाने वाला मसला है, लेकिन हमें सबको मिल के कलेक्टिवली इस इशू से फाइट करना पड़ेगा, जिसे फाइट करने के लिए अभी जो है एंटी स्मॉग स्क्वाड भी पंजाब में तश्कील किया गया है। और वो जो लोग हैं, जो हमारी टीम्स हैं, वो स्मॉग, क्योंकि ये देखें ये एक शख्स या एक पुलिस या एक यूनिट के करने का काम नहीं है, इसलिए स्पेसिफिकली एक एंटी स्मॉग स्क्वाड जो है उसको ये ड्यूटी दी गई है कि वो पूरे पंजाब के अंदर वो विजिट्स करेंगे। जो इंडस्ट्री इस तरह की चीज पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है उसको बंद करेंगे, जो गाड़ियां हैं उनके चलान हो रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। और मैं आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं और जो इवन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, दे आर ऑन ग्राउंड देमसेल्व्स टेकिंग एवरी डे नोटिस ऑफ दिस। सो ये चीजें देखें, इशू ये है कि हम जब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शेख साहब को मैं ये कहना चाहूंगी कि इशू ये है कि हमें इन जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है। ये खुदारा तनकीद करने के बजाय हमारे साथ आए, मिलके काम करें। हम तो चाहते हैं आवाम के मसलों को हल करें, हम कोई नारे लगाने या शोर मचाने के लिए तो हुकूमत में आए नहीं है, बट ये कलेक्टिव मसला है जिसमें आवाम और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर चलेगी तो इंशाल्लाह इट विल टेक टाइम, बट इंशाल्लाह ताला आई एम होपफुल कि वेरी सून हम इसके अंदर बेहतरी देखेंगे। ठीक है, आप लोग जरूर एंटी स्मॉग स्क्वाड बना रहे हैं, वो चीज़ें जो कि इस वक्त पोल्यूट कर रही हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन मेजर सोर्स जो देखें है वो है क्लीन फ्यूल। जब वो क्लीन फ्यूल नहीं, वो टेक्नोलॉजी नहीं उन गाड़ियों में, उन बाइक्स में जिससे आप स्मॉग के लिए कंट्रीब्यूटर ना बने,
उस पर एक्चुअल काम करना है, द लॉन्ग टर्म पॉलिसी? देखिए एक तो ये चीज है कि फ्यूल की जितनी भी इंपोर्ट है दैट्स नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। उसके ऊपर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि इसके अंदर हमारे जो अवाम के माइंडसेट्स हैं ना, मैं अपने आप को भी अवाम काउंट करती हूँ, हम लोगों के जो माइंडसेट्स हैं वो भी बहुत काउंट करते हैं। एक एक घर में 5-5 गाड़ियां हैं। ऑब्वियसली हम एक दिन में, एक रात में पूरे पंजाब की अवाम को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे नहीं शिफ्ट कर सकते। नॉट जस्ट कि वो उस तरह से लॉजिस्टिकली फीजिबल नहीं है, वो फाइनेंशियली भी फीजिबल नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ रिच कंट्री। वी डू नॉट लिव इन सऊदी अरेबिया और दुबई वेयर एवरीबडी कैन गो एंड बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरनाइट। सो इसलिए हमें उसके अंदर रवैये तब्दील करने की भी बहुत जरूरत है। इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत है कि हम किस जगह पे किस तरह से सिर्फ अपने आज को नहीं, अपने आइंदा आने वाले कल को, अपनी अगली नस्लों के कल को भी खराब कर रहे हैं। और बड़ी कन्वीनियंटली उसका सारा ब्लेम अगर हम गवर्नमेंट पे डाल देंगे, मैं अपने आप को भी अवाम में कंसिडर कर रही हूँ, अगर कन्वीनियंटली हम ये कह देंगे कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये इसलिए मैं हमेशा इस चीज पे हर जगह जहां मैं बात करती हूँ मैं फोकस करती हूँ कि हमें अवाम और हुकूमतों के दरमियान के फासले को कम करने की जरूरत है। जब अवाम और हुकूमत एक पेज पर होगी और हम अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करेंगे, तब बेहतरी आएगी। बिल्कुल। यहाँ पर पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं हमारे तीनों मेहमान, हसन मुर्तज़ा साहब, आमना हसन शेख साहिबा, अली तौकीर शेख साहब, और बात हो रही है स्मोक के हवाले से। हसन मुर्तज़ा साहब, ये इसमें तो चलें कोई दो राय नहीं कि अवाम और ने भी मिलकर इसमें कंट्रीब्यूट करना है कि वो स्मोक का कंट्रीब्यूटर ना बने, लेकिन मैं आज भी मानती हूँ कि पॉलिसीज, रूल्स, गवर्नेंस, ये सब हुकूमत का काम है। और ये बहुत पहले से स्मोक का मसला है जो कि अब बड़ा शदीद तरीन होता जा रहा है। आपकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी हसन मुर्तज़ा साहब, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत जिस किस्म के इक़दामात कर रही है स्मोक से तदारुक के लिए, वो नाकाफी हैं, गलत हैं? जैसे आमना अभी बता रही थी, हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वो इस तरह महसूस हो रहा था कि जैसे अपनी वो जान छुड़ाने वाली बात है कि हुकूमत का तो ये नहीं है, ये। अब मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई हुकूमती सतह पे कोई इक़दामात नहीं किए गए। ये कोई आज का या पिछले साल का मसला नहीं है, ये एक दिहाई से तकरीबन ये हमारे साथ अजाब जो है हमारे पे नाजिल हुआ है। और इसकी रोकथाम के लिए हमें ई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना था। जैसे पहले आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, वो हमें बड़ी पहले से इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए थी। और हम खास करके जो हमारी इंडस्ट्री है वो आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल शहरों के अंदर है। फिर हमने सारा ग्रीन जो है उसको ग्रे कर दिया है। एक इतना बड़ा लाहौर के साथ वो काश्तकारों पे भी जुल्म है, हमारे इन्वायरमेंट के साथ भी जुल्म है जो रूडा के नाम पे लोगों के साथ किया गया है। वहाँ से जबरदस्ती जमीनें जो हैं वो छीन के वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बनेंगी, और पूरे मुल्क के अंदर कोई कानून नहीं है। आप जहाँ दिल करे 4 एकड़ जमीन खरीदें और वहाँ पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर दें। ये चीजें जब तक गवर्नमेंट नहीं रोकेगी, इस पे गवर्नमेंट लेजिस्लेशन नहीं करेगी, किस तरह से हम पब्लिक जो है या आवाम जो है वो इन चीजों में पार्टिसिपेट करेंगी और ताउन करेंगी और वो इसकी रोकथाम का जरिया बनेंगी। ये हुकूमती इक़दामात होने चाहिए थे जो कबल अज़ वक्त होने चाहिए थे, नहीं हो पाए, वो हुकूमत की नेग्लिजेंसी है। ये एक अलग बात है कि वो उन 4 सालों में हुई जो खान साहब के थे, या वो पीपल्स पार्टी की हुई, या वो PMLN की हुई, ये एक अलग बात है। लेकिन हुकूमत जो है या उसकी जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू करती हैं। इसमें किसी को बरियल जिम्मा नहीं ठहराया जा सकता कि ये नहीं हुआ। और उसका आप अगर देखें कि लोगों का, अवाम का हुकूमतों से एतमाद उठता जा रहा है। अवामी नुमाइंदे जो हैं वो चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, वो बड़े ऑनरेबल लोग होते हैं, बड़ी मेहनत करके, बड़ी हिम्मत के साथ वो अपने हलकों से जीत के आते हैं। और लोग आज बड़े बुरे अल्फाज में याद कर रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को।
उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम वो कुछ नहीं कर पाते जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। हम टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे की पगड़ी उछालने में, एक दूसरे को गलत साबित करने में और वो टाइम जाया करते हैं। हम वो नहीं कर पाते जो हमारी जिम्मेदारी का में शामिल होना चाहिए। हमने आज तक अपने रिमोट एरिया की तरफ तवज्जो नहीं दी। आप चले जाएं लिया, बखर, आप मियां वाली, खुशाब, लाखों एकड़ जमीन जो है वो हमारे रेगिस्तान पड़े हैं। वहां से नकल मकानी होती है इन शहरों की तरफ। आप लोग इधर आते हैं क्योंकि वहाँ ना इलाज की सहूलतें मुयस्सर हैं, ना वहाँ पे रोजगार है। अगर वहाँ पे कोई हैवी इंडस्ट्री लगा के उन लोगों को वहीं पे रोजगार दिया जाता, वहीं पे उन लोगों को बेहतरीन इलाज की सहूलतें मिलती, तो लाहौर में रश कम होता। आज हम समझते हैं कि स्कूल बंद करके हम स्मोक रोक लेंगे, आज हम भट्ठा बंद करवा के, इस तरह से ये नहीं होता। ये हुकूमतों की पॉलिसीज होती हैं, वो पॉलिसी देती हैं, उन पे इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल ठीक। और हमारे पास अलमिया है कि हमारी हुकूमत जो होती है, जो भी हो, उसकी यही सोच होती है कि मेरा नाम हो। अगर मैंने अगले दिन मैं जा रहा था तो ये सफाई की मुहिम जो पंजाब सारे में चल रही है, जिस लोडर रक्षा के ऊपर वो सारा कचरा फ्लिप डाल के ले जा रहे थे, उस पे सीएम पंजाब की तस्वीर लगी हुई थी। तो शर्म की बात है, आप इस तस्वीर का एहतराम करें, उस चेयर का एहतराम करें। बिल्कुल सही। तस्वीर कहीं अच्छी जगह आवेजा करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया मुर्तजा साहब। हसन मुर्तजा साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल आमना साहिबा, देखिए बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चाहे हम पीपल्स पार्टी को ब्लेम करें, पीटीआई को करें, पीएमएलएन को करें, लेकिन इस वक्त मेरा सवाल ये होगा आपसे कि क्योंकि हुकूमत वक्त आप लोग हैं, आपने दुरुस्त फरमाया कि फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन आवाज तो आपने उठानी है क्योंकि पंजाब के अवाम सफर कर रहे हैं और सबसे पहले उस सोर्स को, यानी जहां से आग लगती है वहां से आपने काटना है ताकि आने वाले जो अब साल होंगे वहां पर कमी आए स्मॉग में। देखिए मैं बिल्कुल इस चीज को समझ रही हूँ। मैं हसन मुर्तजा साहब की भी इज इक्वली रिस्पेक्टेबल फॉर मी एंड आई अप्रिशिएट, उन्होंने इतनी अच्छी बातें की। लेकिन एक बात है, जैसे उन्होंने ये कहा तो जरूर कि हम टॉक शोज में बैठ के एक दूसरे को गलत कहते हैं और एक दूसरे के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। उन्होंने इतनी फराख दिली से ये कहा कि जी हर हुकूमत की गलती है और ये आज का मसला नहीं है, ये पिछले एक दहाई का मसला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ये शायद कमेंट इतनी फराग दिली से इसलिए किया कि उनको पता है कि ना पिछली दिहाई में और ना अगली दिहाई में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कभी हुई है पंजाब में, ना कभी होगी। तो इसलिए इट इज इजियर टू मेक सच कमेंट्स। इशू ये है कि हमने ये देखना है कि हम अगर आज एक दिहाई की बात कर रहे हैं तो पिछली गवर्नमेंट्स ने क्या किया, किस हद तक खराबी की, इस हद तक कि जो पंजाब के अंदर क्लीन वेस्ट जो उठाने वाली कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट्स तक खत्म कर दिए गए। और एक दिन की बात नहीं है, हमने बहुत सालों से, मैं खुद पंजाब से हूँ, बहुत सालों से देखा कि पंजाब पहले कैसा होता था और जो इससे पिछली हुकूमत हम पे मुसल्लत की गई थी उसके दौर में पंजाब के अंदर जो जगह जगह, इवन लाहौर में जिसको पंजाब का दिल समझा जाता है, जगह जगह हमने कूड़े के ढेर देखे और क्या कुछ देखा। तो हम अंडरमाइन नहीं कर सकते जो कुछ पंजाब के साथ जुल्म सितम किए गए पिछली हुकूमतों में। हम कन्वीनियंटली बैठ के उसका मलबा ये नहीं कह सकते कि जी क्योंकि हमारी तो कभी हुकूमत ना आई है ना आनी है तो बड़ी कन्वीनियंटली कह दो कि सारी गलत ने। इस तरह नहीं होता। बात यह है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गलती हुई है और उसको किस तरह से सुधारना है। सिर्फ किसी और पे मलबा डालना तो मकसद नहीं है ना। तो आमना साहिबा आप ये समझिए, देखिए एक हाउसिंग सोसाइटीज का तो कोर्ट ने भी जिक्र किया कि जहां दिल चाहता है वो हाउसिंग सोसाइटीज बने चली जा रही हैं। आजकल आप लोगों ने वर्क को भी रोका हुआ है और सिर्फ जो जरूरी प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम करना जरूरी है वो होगा। रूडा का इन्होंने जिक्र किया, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी रूडा पे बड़ी तनकीद हुई थी, लोगों से जबरदस्ती ज़राई ज़मीन लेना, हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना और पंजाब या लाहौर के जो पूरी शक्ल है या जैसे कहते हैं कि वो नेचुरल हैबिटेट की जो लैंड्स हैं वो बिल्कुल कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी इसके फॉर है, अगेंस्ट नहीं है।
देखिए मैं आपको इसके अंदर 2 चीज़ें बताऊँगी। एक तो ये चीज़ है कि इसमें कोई फॉर और अगेंस्ट की बात नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, जो टाउन प्लानिंग थी पंजाब के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे लकूनास थे और बहुत सारी गलतियाँ थी और उन गलतियों का इज़ाला हम आज तक कर रहे हैं। फार पहले जिसकी भी गवर्नमेंट थी, ऑब्वियसली जब सोसाइटीज़ डेवलप हो रही होती हैं, जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ऐसी चीज़ें आती हैं और उसको काउंटर करना भी बहुत ज़रूरी होता है और वो हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हुकूमत पूरी तरह इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करती है। इसको ओन करने के लिए 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा फाट्टा एक डिपार्टमेंट है प्लानिंग, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग का, उसके अंदर भी उसका भी पूरा नया एक्ट बनाया गया है। हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके भी रूल्स को अमेंड किया जा रहा है। देन अगेन एज़ आई सेड कि हुकूमत की प्रायोरिटी जो है ना, वो आपको जलसे जुलूसों में और नारों और तकरीरों में नहीं नज़र आएगी, वो आपको ऑन ग्राउंड और ऑन पेपर नज़र आएगी। सो अब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को अमेंड कर रहे हैं, हम एक्ट्स को अमेंड कर रहे हैं, नई लेजिस्लेशन लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि अगर कोई इस तरह की डेवलपमेंट होती भी है, तो उसके अंदर किसी किस्म की प्लांटेशन को ना खराब किया जाए, उसके अंदर बल्कि एक्स्ट्रा प्लांटेशन के कुछ क्लॉजेस रखे जाएं, सारी चीज़ें। दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। क्या मैं यहाँ पे एक छड़ी घुमाऊंगी और यहाँ पे 100 बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा? इस तरह की बातें जलसों और तकरीरों में तो शायद लोगों को अच्छी लगती हो, हमें तो वो भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि हमें पता होता है कि उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। बट यहाँ बैठ के मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं करूंगी। जहां तक चीफ मिनिस्टर के रोल की बात है और चीफ मिनिस्टर की इन चीजों के ऊपर कंसर्न की बात है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग्स आज तक, जिस दिन से उन्होंने ओथ लिया है, जितनी मीटिंग्स उनकी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ हुई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और डिपार्टमेंट के साथ हुई है। सो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उनकी प्रायोरिटी नहीं है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ये डिपार्टमेंट है और इंशाल्लाह ताला इसकी जिस तरह से वो लेजिस्लेशन को चेंज कर रहे हैं, चीजों को बेहतर कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी नजर आएगा। ओके, यहाँ पर पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं हमारे तीनों मेहमान, हसन मुर्तज़ा साहब, आमना हसन शेख साहिबा, अली तौकीर शेख साहब, और बात हो रही है स्मोक के हवाले से। अली तौकीर साहब से मैं पूछती हूँ, अली तौकीर साहब, एक हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इज़ इट ए कंट्रीब्यूटर और नॉट, और दूसरा ये जो अब इस वक्त जो इमीडिएट स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है ऑफ लॉकडाउन्स और औकातकार की तब्दीली, इससे फ़र्क पड़ेगा? मैम, इनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मसला बहुत गंभीर है। हम कोई जो एमिशंस की WHO की गाइडलाइंस हैं एक्सक्यूज़ मी हम उससे कोई 50 गुना ज़्यादा हैं। तो विद बेस्ट ऑफ एफर्ट्स 2050 तक, अगले 24 साल में हम मैक्सिमम इसको आधा कर सकते हैं। उसको आधा करने के लिए जो बुनियाद रखनी है, उसके पत्थर सीधे रखने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो मैंने रिक्वेस्ट की थी, आमना का फ़ायदा उठाते हुए कोई यहाँ पे है, CM के साथ उनका एक्सेस है, इट्स अ वेरी कमिटेड गवर्नमेंट, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। मैंने जो चीज़ रेज़ की थी वो किसी ने पहले नहीं की होगी कि पंजाब सबसे ज़्यादा पॉपुलर सिटी है, इसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है। यूरोप में होता तो बहुत बड़ा मुल्क होता। अगर पंजाब का CM हिंदुस्तान के किसी प्रोविंस के या स्टेट के CM को चिट्ठी लिख सकता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर को भी लिख सकता है। और जो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखें जिसके 3 पैराग्राफ हों। पहला पैराग्राफ ये हो कि जी हम EVs को इंपोर्ट करना चाहते हैं और JVs करना चाहते हैं CPEC के नीचे चाइना के साथ। ये पैराग्राफ नंबर 1 है। दूसरा कहा था कि जो आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पंजाब उसमें से रखना चाहता है, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन 100 मिलियन के करीब लोग इस वक्त जो है ना वो जहरीली हवा जो है ना वो इनहेल कर रहे हैं। तो हमारे लिए एज CM पंजाब, मेरी उनको एडवाइजरी होगी कि इनका पहला स्टेप ये है कि जब पंजाब प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखें, दूसरा पैराग्राफ हो कि जी हम उसमें एक से रखना चाहते हैं कि जो क्वालिटी इंपोर्ट करते हैं जो पंजाब में आती है वो ठीक होनी चाहिए। दूसरी ये बात थी। तीसरी बात मैंने ये कही थी, अगेन ये इनके मतलब किया है कि जो इतनी ज़्यादा फ्यूल के ऊपर टैक्सेशन है उसके बगैर पाकिस्तान चल नहीं सकता, उस रेवेन्यू की ज़रूरत है। मगर आप कहते हैं कि उसका टॉप 15% पंजाब से जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर लगाना चाहते हैं, ताकि अगले 5, 10, 15 साल बाद लोगों को थोड़ा सा एक रिलीफ मिलना शुरू हो। मैं इससे ज़्यादा सियासी बातों में नहीं जाना चाहता। दूसरी बात आपने कही थी लॉकडाउन सोसाइटीज़ वाली, जी अर्बन सोसाइटीज़ वाली, और लॉकडाउन की सोसाइटीज़ में मैम ये है कि दुनिया के अक्सर मुल्कों में ये होता है कि शहरों का मतलब स्प्रॉल नहीं होता,
डेंस पॉपुलेशन होती है वर्टिकल ग्रोथ के साथ। जितना स्प्रॉल होगा उतने कार्बन एमिशन ज़्यादा होंगे, उतना फ्यूल ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, उतनी व्हीकल्स जो हैं सड़कों पे ज़्यादा चलेंगी, उतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी। और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सोसाइटी का लाइसेंस उस वक्त तक नहीं देते जब तक वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का रूट बन नहीं जाता, और वो कई कई साल इंतज़ार करना पड़ता है कि पहले रूट नहीं बना होता, फिर बजट एलोकेशन नहीं होती, फिर बस से प्रोक्योरमेंट नहीं होती, जब वो होता है तो फिर उसकी कंस्ट्रक्शन या उसमें लोगों को रहने की इजाज़त दी जाती है। यहाँ पे हम मादर पितर आज़ाद हैं, जिसका जहाँ पे दिल करता है एग्रीकल्चरल एरियाज़ में और ऐसी जगहों पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाता है। बेशक ये सिर्फ पोल्यूशन का मसला नहीं है, ये फूड सिक्योरिटी का मसला भी है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, ज़ाहिर है गवर्नमेंट इन ऑफिस हैज़ टू टेक लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ऑल्सो, मगर उनकी जो रियल कंट्रीब्यूशन होगी मेरे हिसाब से वो ये होगी कि इतने सीरियस मसले के लिए वो लॉन्ग टर्म कौन सी 2-3 चीज़ें करके जाते हैं। मैं वो सुनना चाह रहा था, वो अगर मैं बताते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। गवर्नमेंट में एक्ट बना के कोई मसला हल नहीं होता। मुझे ये बताएं प्राइवेट सेक्टर को आप कहाँ पे एंगेज कर रहे हैं इस काम के अंदर? बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं कि मोटर फिटनेस में ऐसी चीज़ों के हमें मेजर की ज़रूरत है जो मैंने अर्ज़ किया। शुक्रिया आमना साहिबा, क्योंकि इन्होंने तो पैराग्राफ वाइज भी आपको बता दिया कि वजीर आजम को खत लिखें और ये इंपॉर्टेंट चीजों में जी बहुत अच्छी इनकी सजेशंस हैं। जी जी आई थिंक बहुत अच्छी सजेशंस हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। और मैंने तो पहले कमेंट में भी ये कहा था कि हमें जरूरत है इन जैसे एक्सपर्ट्स की जो आए और हमारे साथ काम करें, एंड आई विल डेफिनेटली टेक हिज सजेशंस इनटू अकाउंट। और जो लॉन्ग टर्म प्लान की इन्होंने बात की उस पर भी मैं इनको बताना चाहूंगी कि लॉन्ग टर्म प्लान में एक चीज नहीं है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर का विजन है और जो प्लान है उसमें तो ये है कि अगले 5 साल के अंदर हम तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रिक उस पे मूव करना चाहते हैं, ख्वाह वो बसेस हो, ट्रेन्स हो, मेट्रोज हो, बाइक्स हो, कोई भी चीज हो, जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। और ऑब्वियसली उसके साथ साथ ही हम जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं जो आम प्राइवेट इंडिविजुअल्स यूज कर रहे हैं उसको भी हम प्रमोट करेंगे, उस सेक्टर को भी, कि उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जाएं। सो दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आमना शेख साहबा। आई होप कि अली तौकीर साहब के साथ पंजाब गवर्नमेंट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको इनके सजेशंस भी अच्छे लगे। बड़ा सिंपल सजेशन उन्होंने बताया, क्लीन फ्यूल सबसे इंपॉर्टेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, व्हीकल फिटनेस इंतहाई इंपॉर्टेंट। ये वो पॉलिसीज़ हैं जिसके लिए तमाम सूबों को बहुत मौसर इक़दाम करने होंगे अगर स्मॉग जैसी मुश्किल से निकलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।